सो अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और हमें उससे पहले देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए चाहिए, हमारे यहाँ डिफरेंट फिलोसफीज में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। ओके, और सोल क्या होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल है जो ह्यूमन बॉडी को अलाइव रख रही है। ओके, वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, चाहे आप देख लें लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या मोबाइल फोन से, इवन उन सब के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जैसे मैकओएस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोन में आते हैं तो लाइक ऑक्सीजन ओएस आता है एंड्रॉइड में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं जिनका हम यूज करके अपने हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो आप देखेंगे हम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट एन इंटरकनेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों का इंटरकनेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, ताकि उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन करे। क्योंकि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के चाहिए, कोई ना कोई जगह चाहिए। हम हार्डवेयर पे डायरेक्टली, हम चिप पे तो नहीं चला सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गेम खेलनी है, ठीक है, आप वो गेम क्या किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर किसी पार्ट पे खेल रहे हैं? नो, यू आर प्लेइंग दैट गेम on the operating system, but you are using the hardware of a computer. Okay, जैसे हम आप वहां पे रैम यूज करेंगे, स्टोरेज यूज करेंगे, ठीक है, और उसका जीपीयू यूज करेंगे, ग्राफिक्स यूज करेंगे, तो दैट इज हार्डवेयर। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को रन करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी का विंडोज क्रैश हो गया, ठीक है, विंडो क्रैश हो गया और उसका कंप्यूटर ओपन नहीं हो पा रहा है। तो वो कंप्यूटर ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उसका रैम में कोई गड़बड़ हो गई? क्या उसके सीपीयू में कुछ गड़बड़ है? नहीं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर चुका है, और क्रैश करने के बाद हम उसको फ्लैश करते हैं। ओके, जब हम उसको फ्लैश करेंगे तो हम दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंप्यूटर, ठीक है, दिस इज अ कंप्यूटर, और इसमें अगर हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम चला रहे हैं, चाहे वो मैक ओएस है, चाहे वो लिनक्स है, या फिर विंडोज है, तो इस कंप्यूटर के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है तो इसको हम फ्लैश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली फ्लैश। जब हम इसमें फ्लैश करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम दोबारा से इस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और फिर इसमें जान आ जाती है, हम इसको ऑन कर पाते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सो पहला ऑब्जेक्टिव है, दिस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द यूजर। ओके, अगर हम देखें कि जब इससे पहले हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया करते थे, जिसमें क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन लाइक यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज 10 प्लस 8। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? आप जाएंगे जहां पे आपका कंप्यूटर है, आपका तो नहीं होता था उस टाइम पे, बेसिकली इस कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और उस कंप्यूटर में एक आपका ऑपरेटर बैठा होगा, जिसको आप अपनी कैलकुलेशन देंगे कि ये मुझे कैलकुलेट करके दे दो, और आप उसको ये देंगे, और आप अगले दिन आएंगे उसका रिजल्ट लेने के लिए। और उसमें मीन टाइम में वो ऑपरेटर क्या करेगा कि कंप्यूटर के अंदर 10 को फीड करेगा, फिर 8 को फीड करेगा, और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके थ्रू उसको कैलकुलेट करने के बाद अगले दिन वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, फुली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से हमें कन्वीनियंस मिल जाता है। जो यूजर्स कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो भी कंप्यूटर को यूज करना सीख गए। ठीक है, उनके लिए इजी हो गया, बहुत कन्वीनियंट हो गया। नेक्स्ट चीज इज एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, दैट इज एफिशिएंसी, के ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट है बहुत ज्यादा खुद में। वो बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में बहुत से काम कर लेता है। ठीक है,
अगर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की जो पहली चिप है दैट इज मेमोरी चिप, आप अगर गूगल करके देखेंगे तो वो बहुत बड़ी एक चिप थी एंड उसका साइज था प्रोबेबली 2 MB। 2 MB के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब ट्रक में लाद के लाई गई थी वो चिप। इतनी बड़ी चिप, उसके लिए हमने कितने से स्टोरेज के लिए, 2 MB के लिए। अब अगर मैं नॉर्मली भी आज के टाइम में देखूं, दिस इज माई फोन, इसके अंदर 256 GB स्टोरेज है। और ये इसके अंदर बहुत छोटी चिप होगी जिसके अंदर 256 GB स्टोरेज मुझे मिल पा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आने की वजह से हमें एफिशिएंट वर्क फ्लो मिला। ठीक है, हम बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इवॉल्व। कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट स्टेट बहुत ज्यादा इवॉल्व करते आ रहा है। फ्रॉम द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हुए देखें तो आज हम इस लेवल पे हैं कि हमारे पास लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी टू इवॉल्व है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके की हायरार्की को देखते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हायरार्की फॉलो होती है, दैट इज कि यूजर टू एप्लीकेशन टू सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन टू हार्डवेयर। ओके, और ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड किस तरीके से है, यहाँ पे हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। सो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे हमारे पास यूजर है। आप इसको शायद भाई साहब को थोड़ा सा इग्नोर करना, आई हैव नॉट गॉट गुड ड्राइंग स्किल एंड दिस इज आवर यूजर। ओके, यूजर हम लोग हो सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दूसरी मशीन हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी एक यूजर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे, लेवल 1 पे हमारे पास होते हैं यूजर। अब यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे कोई कंपाइलर है या फिर एक्सेल शीट है, और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, देन हम उनको यूज करते हैं। जैसे स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, MS वर्ड है, ओके, MS ऑफिस पूरा हो जाता है, गेम्स है बहुत सारी, ये सब चीजें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर आती है। और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बाद जो हायरार्की में जो चीज आती है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, हार्डवेयर आर बेसिकली CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, हार्डवेयर। और ये हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के बीच में और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में जो चीज इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करती है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर की यूज को कंट्रोल करता है और उसको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई एक्सेल शीट है, अगर मैं कोई एक्सेल शीट में अपना यहाँ पे मैं अगर डेटा लिखता हूँ, सो दिस इज नेम, दिस इज नेम एंड दिस इज एज। ओके, सो मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दिस इज अंकित, अंकित एंड प्रियल एंड दिस इज अली। ओके, इन तीनों का एज लिखते हैं, 20 ईयर्स, 28 ईयर्स और 19 ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक एक्सेल शीट है और इसका कुछ स्टोरेज, मतलब इसका कुछ मेमोरी होगा जो हमें इसके लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। और नाउ दिस इज आवर रैम, दिस इज आवर रैम, रैम। अगर ये मेरा रैम है तो ये पूरा का पूरा क्या ऐसे जाके रैम में बैठ जाएगा? नो, ये जो है इसका मान लेते हैं कि हम दिस फाइल इज अराउंड 2 KB, दिस इज 2 किलोबाइट फाइल। ठीक है, इसके लिए हमारे रैम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस होंगी और उन पार्टीशंस के अंदर
हम इसको कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर करेंगे। जैसे ये 2 KB है तो मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, इस पार्टीशन में, इस पार्टीशन के इस ब्लॉक में इसको स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये काम इसको उठा के मैंने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया था और इसका साइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया कि कितना साइज रहेगा इसका, और ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर इसको ले जाके स्टोर किसने किया, दैट इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा एक्सेल था और हार्डवेयर जो हमारा मेमोरी यूनिट था, रैम था, ठीक है, उसके अंदर जाके स्टोर करने का काम किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। इसके अंदर इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिसकी वजह से हम हार्डवेयर को भी एक्सेस कर पा रहे और हम एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे यूजर के पास फाइनली एक सर्विस पहुंचती है ऑल द वे थ्रू दिस रिक्वेस्ट। हम इस रिक्वेस्ट में आते हैं, देन इस रिक्वेस्ट में आते हैं, देन इस रिक्वेस्ट में आते हैं। मतलब यूजर सबसे पहले एप्लीकेशन रिक्वेस्ट के पास, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास रिक्वेस्ट भेजता है, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट भेजता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, एंड देन हार्डवेयर ऑल द वे अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो कैसे होता है कि हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है सर्विस हमारे यूजर को, और हमें फाइनली वो सर्विस मिलती है। ओके, अगर हम कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं किसी हमारे मेमोरी यूनिट में तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो हम रैम यूज कर रहे हैं, जो हम ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारे पास 3 बेसिक आर्किटेक्चर होते हैं। वन इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, सेकंड वन इज लेयर्ड अप्रोच आर्किटेक्चर, एंड थर्ड इज माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर, जिसे हम माइक्रोकर्नल अप्रोच भी कहते हैं। सो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, मोनोलिथिक इफ यू कैन लाइक आप अगर इसका मतलब निकालने की कोशिश करें, दैट विल बी मोनोलिथिक, लिथिक इज स्टोन एंड मोनो इज वन, ठीक है, वन स्टोन। ओके, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे फाइल सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, और जितने भी डिवाइसेस है वो एज अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम, जैसे हम प्रिविलेज्ड कर्नल मोड कहते हैं, उसमें रन करते हैं। सारे जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं वो एक ही प्रोग्राम में, एक ही कर्नल में रन करते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है ये बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। बट इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये इजी टू डिबग नहीं होता है। ओके, अगर हम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और ये मोनोलिथिक है, उसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिबग नहीं कर पाते। सेकेंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज लेयर अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, द ओएस इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स 0 से n लेवल तक। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज लेयर नंबर 0, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 and this is layer 3, okay, and up to n, this is layer n। इस तरीके से लेयर्स में डिवाइडेड होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन सभी लेयर्स को हम आपस में इंटरकनेक्टेडली यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक लेयर फाइल सिस्टम को मैनेज कर रही है, एक लेयर मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज कर रही है, एक लेयर आईओ डिवाइसेस को मैनेज कर रही है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे मेमोरी अगर हमारे मेमोरी डिवाइसेस हैं या जो दूसरी चीजें हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग है, तो ये सब लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और ये सब अलग अलग फंक्शनैलिटीज के लिए काम कर रही होती है। उसकी वजह से हमें डिबग करना इजी होता है, हमारा जो कंजम्पशन है वो बचता है। और बट उसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, लाइक सभी लेयर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये लेयर नंबर 3 को यूज करना है, तो लेयर नंबर 3 को यूज करने के लिए मुझे 0 भी करना पड़ेगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे सिर्फ एक लेयर यूज करनी थी बट मुझे सारा यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस रह जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अप्रोचेस माइक्रो कर्नल अप्रोच, जो आज के टाइम में मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप देखते हैं, चाहे वो विंडोज है,
चाहे वो लिनक्स है या फिर मैकिंटोश है। इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में माइक्रो कर्नल अप्रोच यूज होता है, जिसमें क्या है, द स्ट्रक्चर मूव्स as much functionality as possible from the kernel into यूजर स्पेस सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो उतनी ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जितनी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कर्नल मोड होता है वो बहुत कम यूजेज लेता है। ठीक है, कर्नल मोड किसके लिए यूज होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कुछ एक, और बेसिकली कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। तो जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक एचपी का कंप्यूटर है और आपने उसको ऑन किया, तो ऑन करते हुए वहां पे आपको आएगा, लिखा आता है जब एचपी, तो वो एचपी कौन से मोड पे दिख रहा है आपको, एचपी आपको दिख रहा है कर्नल मोड पे। ओके, लेकिन आप जब उसके बाद अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो कौन से मोड में दिखेंगे, तो वो सभी सॉफ्टवेयर आपको यूजर मोड में दिखेंगे। इसमें दो तरीके के मोड होते हैं, यूजर मोड एंड कर्नल मोड। ठीक है, यूजर मोड में जैसे डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, ये सब चीजें चलती है यूजर मोड के अंदर, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, और सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कर्नल फंक्शंस क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, उसके अंदर हम आईपीसी, इंटर प्रोसेस कंट्रोलिंग, और उसके बाद हम सीपीयू शेड्यूलिंग कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम कर्नल मोड के अंदर करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, बेसिकली कि हम सीपीयू को डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए शेड्यूल करते हैं। लाइक अगर एक मेरा टास्क है कि मुझे कैनवा ऐप ओपन करना है, सो आई एम ओपनिंग कैनवा ऐप। ठीक है, और मैं उसके साथ में ही ब्राउजिंग भी कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों चीजें मैं साथ में कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि आज के मैक्सिमम क्या, आज के ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मल्टीटास्किंग की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। मल्टीटास्किंग, ओके, तो अगर हमारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी, मल्टीटास्किंग की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्स को यूज करने का सिमिलर टाइम पे हम उसको यूज कर पाते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि अभी हम कैनवा ओपन कर रहे हैं और ब्राउजिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो हमारा सीपीयू कौन से टाइम पे कौन से टास्क को सीपीयू असाइन होगा, वो हम करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, उनको हम इन डिटेल आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और उसको हम कैसे करते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग कैसी होती है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बाकी तरीके के टाइम कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती है, ये सब चीजें हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या हम मल्टीटास्किंग के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, और सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कर्नल मोड के थ्रू। सो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू ले तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, लेयर आर्किटेक्चर और माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये सिंगल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक ही कर्नल मोड है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, और ये सिर्फ दो लेयर्स में डिवाइडेड है, दैट इज यूजर मोड एंड कर्नल मोड। कर्नल मोड क्या होता है, कर्नल मोड इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, ऑन होने से पहले तक जो आपका मोड चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज कर्नल मोड। ओके, वो आपके कंप्यूटर को ऑन करवा रहा है, और उसके बाद जब आप एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप डिफरेंट लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, या फिर आप एक्सेल शीट का यूज कर रहे हो, स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हो, एमएस वर्ड का यूज कर रहे हो, तो वो सब चीजें यूजर मोड के अंदर होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट ओएस आर्किटेक्चर। ओके, सो अभी इससे पहले हमने देखा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कैसा होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर कैसा होता है, माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर कैसा होता है। अब उसको टेबुलर फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से कि वो उनमें क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली ये डीयू में पीवाईक्यू भी है, कि इससे पहले डीयू में पीवाईक्यू आ रखा है कि मोनोलिथिक अप्रोच और माइक्रो कर्नल अप्रोच, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको डिफरेंशिएट करके बताइए। हम वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट वहां पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो अभी हम उसको देखते हैं कि मोनोलिथिक, लेयर्ड एंड माइक्रो कर्नल, इन तीनों अप्रोचेस में
क्या डिफरेंस है और विद द ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मोनोलिथिक में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वहां पे एक सिंगल एक कर्नल होता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस हाई रहता है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन कॉल्स है वो डायरेक्ट रहती है ड्यू टू सिंगल लेयर कर्नल। ओके, लेयर्ड अप्रोच में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि उसका ओवरहेड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोनोलिथिक अप्रोच, क्योंकि सारी लेयर्स में उसको ट्रैवल करना पड़ता है। एक भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको सारी लेयर्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। एंड द थर्ड थिंग इज माइक्रो कर्नल। इसके अंदर मीडियम रहता है। इसमें जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का या फिर मैसेज पासिंग का जो ओवरहेड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोनोलिथिक अप्रोच, बट लेयर्ड अप्रोच से वो कम होता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा अगर प्रेफर करते हैं तो वो मोनोलिथिक अप्रोच को करते हैं, सॉरी माइक्रो कर्नल अप्रोच को करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहती है माइक्रो सॉरी माइक्रो कर्नल अप्रोच में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों रहती है, बिकॉज कर्नल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्विस फेलियर्स। ओके, यहाँ पे सर्विस फेलियर होने के चांसेस सबसे कम होते हैं एज कंपेयर टू मोनोलिथिक अप्रोच एंड लेयर्ड अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे सर्विस अगर प्रोवाइड हो रही है तो हमने पहले ही देखा था कि दो तरीके के मोड होते हैं, डुअल मोड होता है और या तो कर्नल मोड होता है, सॉरी यूजर मोड होता है या तो कर्नल मोड होता है, उसी को डुअल मोड कहते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डुअल मोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो यही है कि माइक्रो कर्नल अप्रोच में जो दो मोड्स हम यूज करते हैं, यूजर मोड एंड कर्नल मोड, और उन्हीं दोनों मोड को डुअल मोड कहा जाता है। तो उसकी वजह से जो सर्विस फेलियर है वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है। ठीक है, और सबसे कम कहां पे होता है, मोनोलिथिक अप्रोच में। ठीक है, मोनोलिथिक अप्रोच में सबसे कम रिलायबिलिटी होती है क्योंकि अगर एक भी फॉल्ट सिस्टम के अंदर आता है तो कर्नल हमें पता है कि सिंगल कर्नल है, इसके अंदर मोनोलिथिक है। ठीक है, सिंगल कर्नल होने की वजह से एक भी फॉल्ट आता है तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, एक भी फॉल्ट आने की वजह से सिस्टम का कोई भी दूसरा फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 11th में जो पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल में बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं या कोई भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और जब सीरीज में करते हैं तो सीरीज में ऐसा होता है कि एक भी रेजिस्टेंस के फेल होने की वजह से पूरी सीरीज फेल हो जाती है। ओके, सर्किट ब्रेक हो जाता है। बट पैरेलल अप्रोच में क्या होता है कि वहां पे हम अगर एक बल्ब अगर हमारा खराब भी हो जाता है, एक रेजिस्टर खराब होता है, तो उसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता है, बाकी सब काम करते रहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे सिंगल लेयर होती है, सिंगल कर्नल होता है, उसकी वजह से अगर एक भी फॉल्ट आता है तो पूरा सिस्टम क्रैश करता है। एंड मीडियम रहता है लेयर्ड अप्रोच में, यहाँ पे कुछ हद तक फॉल्ट्स कम होते हैं, बट फिर भी लेयर अप्रोच में ऐसा होता है कि अगर एक लेयर में फॉल्ट आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लेयर्स बनाता हूं, ये है लेयर 1, ये है लेयर 2, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, अगर ये 3 लेयर्स है मेरी, तो अगर मैं मुझे सेकंड लेयर में फॉल्ट आता है तो मेरी फर्स्ट लेयर काम कर रही है, सेकंड लेयर में फॉल्ट आता है, थर्ड लेयर जो है फिर से काम करेगी, लेकिन सेकंड लेयर के फेल होने की वजह से वहां पे मुझे दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू माइक्रो कर्नल अप्रोच। ओके, थर्ड थिंग इज एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी सबसे लो रहती है मोनोलिथिक अप्रोच में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिबिलिटी मतलब हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका यूजेज अगर मुझे चेंज करना है माइक्रो कर्नल का, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं और मुझे वीडियो एडिटिंग से चेंज होकर मुझे गेम खेलना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मुझे पूरे कर्नल को दोबारा से रिकंपाइल करना पड़ेगा। ओके, मल्टीटास्किंग इसके अंदर, मोनोलिथिक अप्रोच के अंदर मल्टीटास्किंग उस ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी सबसे लो रहती है। लेयर्ड अप्रोच में ये मीडियम रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें नई लेयर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी 3 लेयर थी पहले, अब इसमें अगर मुझे चौथी लेयर भी ऐड करनी है, ठीक है, फोर्थ लेयर ऐड करनी है, तो वो मैं कर सकता हूं, बट ये कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी मीडियम रहती है। और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिबिलिटी रहती है माइक्रो कर्नल अप्रोच में,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी नई सर्विस अगर हमें ऐड करनी है तो वो इजिली ऐड हो सकती है। जैसे अगर मुझे अपने लैपटॉप के अंदर कोई नए एप्स इंस्टॉल करने हैं तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें अगर मुझे कोई भी लेयर नहीं ऐड करनी है तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ इन यूजर मोड। ओके, तो इसीलिए इसकी एक्सटेंसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में वैसे ही हम समझ पा सकते हैं कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि एक सिंगल लेयर, एक सिंगल कर्नल होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर सिंगल लेयर रहेगी, सिंगल कर्नल रहेगा, तो उसकी वजह से बहुत मैसी हो जाती है चीजें, हमें बार बार रिकम्पाइल करना पड़ता है। एक काम के लिए एक ही बार हम कंपाइल करेंगे और दूसरे काम के लिए दूसरी बार फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, तो बहुत मैसी रहती है चीजें, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है कि ये सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन मतलब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है बेसिकली। अगर मैं लेयर डिफाइन कर रहा हूं, उसमें अलग अलग हर लेयर का अलग से काम है, तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल रहता है। बट यहाँ पे इसको डिफाइन करना, उन लेयर्स को बनाना, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल रहती है एज कंपेयर टू माइक्रो कर्नल अप्रोच। और सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है माइक्रो कर्नल अप्रोच की। इसका इंटरफेस बिल्कुल क्लीन होता है, ठीक है। बट आईपीसी कैन बी कॉम्प्लेक्स। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि जब हमें पता है कि माइक्रो कर्नल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ओके। अगर मुझे मल्टीटास्किंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच कौन सी रहेगी? माइक्रो कर्नल अप्रोच। तो इसके अंदर मुझे आईपीसी की जरूरत पड़ती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर मेरा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं, वीडियो, अगर मैं यहाँ पे सॉरी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं और ये है P1, और मेरा सेकंड अगर जो प्रोसेस है दिस इज P2, इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल गेम खेल रहा हूं, तो मुझे ये दोनों काम एक टाइम पे करना है, ये मुझे मल्टीटास्किंग करनी है। इस मल्टीटास्किंग के अंदर मुझे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है। मुझे देखना है कि अगर ये है जो मैं ये इसको खेल रहा हूँ, गेम को खेल रहा हूँ या मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा सीपीयू किस टाइम पे क्या ले रहा है। मेरा सीपीयू ये है, ठीक है, और ये रैम है। दिस इज सीपीयू, दिस इज रैम, ओके। सीपीयू और रैम मेरी ये दोनों चीजें। इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रैम का काम क्या होता है। रैम इज नॉट, जैसे हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं चीजें स्टोर करने के लिए, वैसे रैम नहीं होता है। रैम आपके प्रोसेसेस को लेता है, जो आप काम कर रहे हो उसको लेता है। आप अगर फोन चलाते हो तो जो मेन्यू में जो एप्स खुले होते हैं, आपके रैम को वही एप्स लेंगे, ठीक है। आप जब गेम खेल रहे हो तो आपके आपके रैम को किसने कवर किया होगा? गेम ने कवर किया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये P1 प्रोसेस है, तो ये P1 प्रोसेस पहले रैम में पहुंचेगा, सॉरी दिस इज P1, ये P1 प्रोसेस रैम में पहुंचेगा और ये P2 प्रोसेस भी रैम में पहुंचेगा, P2, ठीक है। अब मैं सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू डिसाइड करूंगा कि कौन से प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा। अब उसके लिए बहुत से क्राइटेरिया होते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन सा काम करना जरूरी है, उसके हिसाब से हम सीपीयू को अलॉट करते हैं। या तो हम चेक करते हैं कि अराइवल टाइम क्या है, कब हमारे पास टास्क आ रहा है। अगर टास्क पहले आ रहा है तो हम उसको पहले सीपीयू असाइन करेंगे, अगर टास्क बाद में आ रहा है तो उसको बाद में असाइन करेंगे। अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स होती है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन फ्यूचर। बट अभी के लिए देखते हैं कि अगर हमें मल्टीटास्किंग करनी है तो अगर मुझे P1 कब जाएगा, P2 कब जाएगा, ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए मुझे आईपीसी की जरूरत पड़ती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट फिर भी इसका इंटरफेस बहुत क्लीन होता है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्लीन इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है वो माइक्रो कर्नल अप्रोच ही करता है। अभी के जो जितने भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक वो मैकिंटोश हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डुअल मोड। अभी हम देखेंगे डुअल मोड क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। ये भी एक व्यू का पीवाईक्यू है, ऑल्सो व्यू पीवाईक्यू, जिसमें पूछा गया था कि डिफाइन डुअल मोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कि डुअल मोड क्या होता है, उसके फीचर्स बताइए या ऐसी चीजें। ठीक है, तो डुअल मोड बेसिकली क्या होता है, अभी हमने माइक्रो कर्नल अप्रोच को स्टडी किया था। माइक्रो कर्नल अप्रोच में हमारे पास दो तरीके के मोड होते हैं, वन इज यूजर मोड एंड सेकंड वन इज कर्नल मोड। जब यूजर मोड एक्टिव होता है उस टाइम पे अगर मोड बिट इफ मोड बिट इफ मोड बिट इज इक्वल्स टू 1 तो हमारा यूजर मोड एक्टिव होता है, और अगर मोड बिट 0 होता है तो हमारा कर्नल मोड एक्टिव होता है। यूजर मोड कब एक्टिव होता है, जब मोड बिट 1 होता है, एंड कर्नल मोड कब एक्टिव होता है, जब मोड बिट 0 होता है। हमें पहले से पता है कि बिट दो तरीके के होते हैं, 1 एंड 0। ठीक है, 1 मतलब ट्रू एंड 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, तो जब हमारा यूजर मोड एक्टिव होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड टास्क है उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट ओनली नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। जस्ट थिंक ऑफ इट एज लाइक हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें एक ऑफिस है, वहां पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ एक्सेस होता है। जैसे वो अपने डेस्क पे बैठ के काम कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, या तो माइक्रोवेव में जाके कोई चीज गर्म करके खा सकते हैं, या तो कॉफी बना सकते हैं। ये सब चीजें उनको करना अलाउड है। ठीक है, बट वो बिल्डिंग की वायरिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उनको बिल्डिंग की वायरिंग चेंज करनी होगी तो उस वो करने की परमिशन उनके पास नहीं रहती है, या वो जो फ्रंट डोर है उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी भी परमिशन उनके पास नहीं रहती है। उसके लिए उनको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी सिस्टम को, अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजमेंट को, और फिर उसके बाद वो सोच सकते हैं कि उन्हें चेंज करना है या नहीं चेंज करना है। उसी तरीके से यूजर मोड के पास सिर्फ नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का एक्सेस होता है। जैसे कि हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, या फिर हमें कोई भी काम करना है जो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो ऐसे काम करने के लिए हम यूजर मोड को एक्टिवेट करते हैं, हम यूजर मोड में ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कर्नल मोड में कोई काम करना होता है तो वहां पे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी होगी वो हम कर्नल मोड में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर, कोई भी एक्सेस डायरेक्ट नहीं होता है हार्डवेयर का। नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, यहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर। हम यूजर मोड से हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट कर्नल मोड में क्या होता है, कर्नल मोड में हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो मैं कंट्रोल की दबाता हूँ तो उससे तो चीज प्रिंट हो जाती है, मतलब मैं हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, प्रिंटर एक्सेस हो रहा है। प्रिंटर इज एन आईओ डिवाइस, और मेरे कंट्रोल की दबाने से मैं यूजर इंटरफेस में कंट्रोल की दबा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रिंटर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपने तो अभी कहा था कि प्रिविलेज्ड एक्सेस, हार्डवेयर का एक्सेस जो है वो सिर्फ कर्नल मोड के पास है, यूजर मोड के पास नहीं है। बट उसमें भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसमें एक छुपी हुई चीज है। अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाते हो तो उससे डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं होता है। कंट्रोल प्लस पी दबाने से एक सिस्टम कॉल होती है। लेट्स सी दिस, मैं यहाँ पे, ये मेरा यूजर इंटरफेस है। ठीक है, यूजर इंटरफेस, और ये मेरा प्रिंटर है। ठीक है, जब मैं यहां पे कंट्रोल प्लस पी दबाता हूं तो ये इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है, बल्कि क्या होता है, यहां पे बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजेगा। यहां पे एक सिस्टम कॉल इवोक होगी, वो सिस्टम कॉल ओएस को बताएगी कि हमें प्रिंटर को एक्सेस करना है। ठीक है, और प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल इवोक करेगा जो रिक्वेस्ट करेगी प्रिंटर को, और फिर उसके बाद प्रिंटर रिस्पॉन्स करेगा। और ये चीज किसके अंदर हो रही है, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, सॉरी, ये रिक्वेस्ट जो है ये
ओएस जो प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजा है, ये कर्नल मोड के अंदर ही परफॉर्म हो रही है, यूजर मोड के अंदर परफॉर्म नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डुअल मोड। आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, यू विल गेट 100% फुल मार्क्स, ठीक है, अगर आपको डुअल मोड का क्वेश्चन आता है। ओके, सो अभी जो हमने ये समझा था कि डुअल मोड क्या होता है और उसके अंदर हम आईपीसी को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे कि अगर कोई भी सिस्टम कॉल कैसे इवोक होती है, या प्रोसेस क्या होता है पूरा उसके अंदर, ठीक है। इस जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू ट्रैप, और ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन ड्यू ने पहले पूछ रखा है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस, तो इसकी वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे अभी आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज, वेदर इट इज डीयू, एमयू, जामिया, बीएचयू और एनी अदर यूनिवर्सिटी, वो सभी यूनिवर्सिटीज इन क्वेश्चंस को पूछती है और बार बार पूछती है, रिपीटेडली पूछती है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, और जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट इज ट्रैप, तो अभी हम समझेंगे ट्रैप क्या होता है और क्या होता है, बट उससे पहले हम समझते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम में, आप अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे अगर एक फाइल को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो जब आप माउस पे क्लिक करते हैं या फोन से फिंगर से क्लिक करते हैं उसको, उसके ऊपर, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप में यूजर प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, ठीक है। सबसे पहले यूजर प्रोग्राम अपनी सिस्टम कॉल को इवोक करता है, जैसे कि रीड फाइल्स, ठीक है, मतलब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो एक सिस्टम कॉल इवोक होगी मेरे टर्मिनल में, दैट इज रीड फाइल्स, ओके। अलग अलग तरीके की सिस्टम कॉल हो सकती है, रीड, राइट, ओपन, क्लोज, ये सब तरीके की सिस्टम कॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर प्रोग्राम ने एक सिस्टम कॉल को इवोक किया, दैट इज रीड फाइल। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हार्डवेयर ट्रैप, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ट्रैप क्या होता है। तो ट्रैप सॉफ्टवेयर का एक इंटरप्ट होता है जिसकी वजह से वो कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि मोड को कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो चाहे वो कर्नल मोड में हो, चाहे वो यूजर मोड में हो, वो सॉफ्टवेयर खुद से इंटरप्ट करता है, चाहे या तो वो किसी एरर की वजह से इंटरप्ट करेगा, या तो वो इस यूजर की नीड की वजह से, रिक्वायरमेंट की वजह से, अगर यूजर खुद करवाना चाहता है तो भी एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा, और उसी इंटरप्ट को हम कहते हैं ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप होगा और उसके बाद मोड जो है, मोड बिट स्विच हो जाएगी, ठीक है। पहले हम यूजर मोड में थे, ठीक है, यूजर मोड में हमने क्लिक किया, यूजर मोड में जैसे ही ट्रैप एक्टिवेट होता है तो उसके बाद मोड स्विच होती है, और जो यहाँ पे मोड बिट कितनी थी, यहाँ पे अगर हम यूजर में थे तो मोड बिट कितनी थी, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जैसे ही मोड बिट स्विच होगी तो ये 0 में चला जाएगा, और जब 0 में जाएगा तो कर्नल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। कर्नल मोड एक्टिवेट होने से हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ओएस एग्जीक्यूट सर्विस, ठीक है। ओएस सर्विस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि रीड फाइल फ्रॉम द डिस्क, मतलब मेरी डिस्क में जो मेरी हार्ड ड्राइव है, डिस्क है, जो मेरी एसएसडी है, उसके अंदर मेरी फाइल स्टोर्ड है, और इस फाइल को वहां पे हार्डवेयर पे जाके रीड कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करेगा, ठीक है, फोर्थ स्टेप में। और जब ये रीड कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार ट्रैप एक्टिवेट होगा, यहाँ पे फिर से ट्रैप एक्टिवेट होगा, और मोड बिट, सॉरी, मोड फिर से स्विच हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे मोड बिट 1 पे सेट हो जाएगी, पहले यहाँ पे 0 पे सेट हुई थी और हम कर्नल मोड में आए थे, और फिर से 1 पे सेट हो जाएगी तो हम यूजर मोड में चले जाएंगे, और कंट्रोल फिर से यूजर के पास आ जाएगा। और कंट्रोल यूजर के पास आने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने पीडीएफ फाइल ओपन करनी थी, तो यहाँ पे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी, तो आप एक क्लिक करते हैं और आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है, उसके बीच में ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें बहुत से शॉर्ट टाइम में, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर इतनी सब चीजें एग्जीक्यूट होती है, और आपके सामने वो टास्क परफॉर्म होता है। सो अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने देख लिया कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे हम 5 मेन फंक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है उन फंक्शंस के, ठीक है।
So first function is process management. Process मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस हमारे सीपीयू के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है, ठीक है, और यहाँ पे ये रैम है, रैम के अंदर मेरे दो प्रोसेस आते हैं, P1 और P2, ठीक है। इन दो प्रोसेसेस को कब सीपीयू अलॉट करना है, कब सीपीयू अलॉट नहीं करना है, कब ये रैम में रहेंगे, कब ये सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, और ये सब चीजें जो डिसाइड होती है, ये सारी चीजें आती है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। और ये सब चीजें कौन करता है, ये सब चीजें डिसाइड कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेजर फंक्शनैलिटी है। सेकेंड थिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इज बेसिकली कि हम रैम के अंदर मेमोरी को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। अगर ये मेरी रैम है तो रैम के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस होंगी, पेजेस होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, कब रैम के अंदर कौन सी चीज आएगी, कब रैम के अंदर से कौन सी चीज निकल जाएगी, ठीक है। उसका रैम का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ये सब चीजें कहां पे डिसाइड होती है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलोकेशन एंड deallocation ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी कौन करवाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होती है, और कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और रिसोर्स मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, जिसमें कंप्यूटर के पास जितने भी रिसोर्सेज है, उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वेदर इट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो उसको उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली कि आप फाइल सिस्टम को, आप मेमोरी को कैसे, जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें एलोकेशन डीएलोकेशन कैसे हो रहा है, कौन सी चीज आप स्टोर कर रहे हैं, कौन सी चीज आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ये सब चीजें स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोरेज मैनेजमेंट को हमने मेमोरी मैनेजमेंट में कवर क्यों नहीं किया, ये दोनों तो सेम चीज है। बट नहीं, memory management is related to RAM which is our primary memory, ठीक है। और storage management is related to secondary memory, secondary memory, ठीक है। चाहे वो हार्ड डिस्क है या आपका SSD है या कोई चीज है, इसके अंदर आती है मेजर चीज, दैट इज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम किसके अंदर आता है, स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर, और ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम प्राइमरी मेमोरी को यूज करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, और स्टोरेज मैनेजमेंट में हम सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर है, उसको सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज है जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, तो जब आप अपना पासवर्ड डालते हो वो कहां पे हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, या आप कोई ऐप ओपन करते हो, ऐप के ऊपर अगर आप लॉक लगाते हो, ठीक है, तो आप अगर उसके ऊपर लॉक लगा रहे हो, तो वो लॉक भी कहां पे लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास अलग अलग ये दो तीन प्रोसेसेस है, एक ये P1 है एंड P2 है और ये P3 है, इन सभी प्रोसेस के बीच में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बीच में ये आके इंटरप्ट ना कर दे,
ठीक है, या ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये इंटरप्ट ना कर दे, प्रोसेसेस आपस में इंटरप्ट ना करें, उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें विंडोज, विंडोज कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज कर्बरोस। ठीक है, विंडोज कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज कर्बरोस। और उसी तरीके से लिनक्स का देखें तो लिनक्स कोई एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज नहीं करता है, वो अलग अलग मतलब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यूज करता है, बट जो मेजर दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं दैट आर PAM ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल एंड SSH सिक्योरिटी शेल या सिक्योर शेल। ठीक है, ये लिनक्स के अंदर यूज होते हैं दो मेजर प्रोटोकॉल, और विंडोज कर्बरोस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओएस फंक्शनैलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी DU का PYQ है, DU के प्रीवियस क्वेश्चन है, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज कभी ना कभी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछती है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर हो सकता है कि एक साल में क्वेश्चन नहीं आता है तो सेकेंड ईयर में मतलब नेक्स्ट ऑल्टरनेट ईयर में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दिस इज PYQ। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर एक अगर हम टॉपिक करवा रहे हैं तो उससे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जितने PYQs बन सकते हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आपको कहीं और जाके ढूंढने ना पड़े, क्योंकि आपको पढ़ते समय ही आपको सारे PYQs अवेलेबल हो जाए। और आप अगर यही सब जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो हम करा रहे हैं, आप यही करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने पेपर में फुल स्कोर करके आ सकते हैं इजिली। Now the last topic of our first unit, that is introduction। उसका अगर हम लास्ट टॉपिक देखें तो वो क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। इस पे क्वेश्चन BHU ने भी पूछा है, DU ने भी पूछा है, और ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज इस पे भी क्वेश्चन पूछती है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, फर्स्ट यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, और क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। अगर आपको आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आप उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं CGPA प्लस को। हमारा टारगेट है कि आप CGPA 9+ सिक्योर करें अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप अगर 9+ CGPA सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस देख के जाना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो अभी हम देखें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। सबसे पहले तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम CPU शेड्यूलिंग करते हैं, और हम CPU में एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट के मेमोरी में एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर। ठीक है, रैम के अंदर हम प्रोसेसेस को एलोकेट एंड डिएलोकेट करते हैं, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, किस एल्गोरिथम के थ्रू करना है, पेचिंग के थ्रू करना है, क्या करना है, वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट थिंग इज डिवाइस, IO डिवाइस मैनेजमेंट। IO डिवाइस मैनेजमेंट मतलब हार्डवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हार्डवेयर के कंप्यूटर के हैं, उन सभी हार्डवेयर को हार्डवेयर का एक्सेस किसके पास होता है, OS के पास होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज करता है। ये भी रिसोर्सेज के अंदर आता है, तो इसलिए हम जब भी रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम हार्डवेयर को भी एक्सेस करें, हार्डवेयर के बारे में भी बात करें कि वो उसको भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। उसमें आता है IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करना किसका काम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है। जब हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई भी स्टोरेज को मैनेज करने की बात करते हैं, तो वो आता है स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर। दिस इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे मैंने इन डिटेल लिखा नहीं है, आप प्रीवियस जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर आप जाके देखेंगे अगर, तो इन डिटेल वो सारी चीजें एक्सप्लेन है। अगर आप सिर्फ यही चीजें पेपर में लिख के आते तो 100% आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। So till now we have completed all the topics from the first unit of this subject operating system.
हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। उसके बाद उसी के बीच में हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी किए हैं जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मुझे लगा जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेपर में आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज ने पूछे भी हैं, लाइक DU, BHU, AMU, JMI, अलीगढ़, सॉरी, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चंस इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछे हैं, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो इनमें कुछ ऐसी चीजें जो हम पहले सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं किया, बट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमें उसको कैसे देखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपके लिए क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना आपके एग्जाम में इजी हो सके। So this is the first question. Distinguish between a system call and an interrupt. सिस्टम कॉल और इंटरप्ट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो हमने पहले सिस्टम कॉल भी देखा है, सिस्टम कॉल क्या होती है, इंटरप्ट को भी देखा था कि इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें पता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, हमें कैसे बताना है कि उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इंटरप्ट इज अ हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल। इंटरप्ट को कौन जनरेट करता है? हार्डवेयर जनरेट करता है, स्पेसिफिकली हार्डवेयर जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। जब कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट, कोई सिग्नल ऐसा जनरेट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरप्ट, ठीक है। वो किसी एरर की वजह से भी हो सकता है, या तो अगर हम मोस्टली होता है कि किसी एरर की वजह से ही इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है, हार्डवेयर की तरफ से। रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। अगर इंटरप्ट आता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो उसमें हमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है ताकि हम उसको फिक्स कर पाए, ठीक है। अब एक सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल इज अ सॉफ्टवेयर ट्रिगर इंटरप्ट, ठीक है। सिस्टम कॉल सॉफ्टवेयर की वजह से ट्रिगर होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की वजह से कैसे ट्रिगर होती है? हमने पहले भी देखा था कि यूजर मोड में जब हम देखते हैं कि यूजर कोई भी प्रोसेस जो है उसको कवर करना चाहता है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसके लिए वो सिस्टम कॉल का यूज करता है, और सिस्टम कॉल का यूज करके वो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, ठीक है, सिस्टम कॉल यूजर की तरफ से आता है और वो एक सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड सिग्नल होता है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट एंड अ सिस्टम कॉल। So the next question is, why is the layered approach rarely used in its pure form? हमने तीनों तरीके की अप्रोचेस पढ़ी है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं। मोनोलिथिक, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमने यूज किया, एक्सटेंसिवली यूज किया है, वो है माइक्रो कर्नल अप्रोच, और उससे कम जो हमने यूज किया है दैट इज मोनोलिथिक अप्रोच। बट लेयर्ड अप्रोच का हमने रेयरली ही यूज किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के टाइम पे जो यूज करते हैं कंप्यूटर्स, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो IBM की तरफ से आते थे, ठीक है, या और भी दूसरे तीसरे को ऐसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के होते थे। लेयर्ड स्ट्रक्चर के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम है। तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू परफॉर्मेंस ईच लेयर क्रॉसिंग एज ओवरहेड, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस हमें पता है कि तीनों स्ट्रक्चर्स में सबसे कम परफॉर्मेंस अगर आती है तो वो लेयर्ड अप्रोच की आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो सारी लेयर्स के थ्रू होके गुजरता है, ठीक है। चाहे हमें उन लेयर्स का यूज करना हो या ना यूज करना हो, फिर भी वो सारी लेयर्स के थ्रू होके गुजरता है। तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ठीक है। एंड लेयर डेफिनेशन चैलेंजेस, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू स्ट्रिक्टली ऑर्डर सर्विस दैट मे डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर कोई भी सर्विस जो है वो एक से ज्यादा लेयर्स पे डिपेंड कर रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को मिक्स करके हम उस सिस्टम को जब एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। इसीलिए हम लेयर्ड अप्रोच को रेयरली ही यूज करते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। हमने जब माइक्रो कर्नल पढ़ा था उसमें डुअल मोड पढ़ा था, तो डुअल मोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की थी दैट इज कि यूजर मोड हमेशा नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट कर पाता है, एंड कर्नल मोड प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन दोनों तरीके के इंस्ट्रक्शंस को
एग्जीक्यूट कर पाता है। तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती क्या है, ठीक है, मैंने आप तब भी एक एनालॉजी से समझाया था, अभी मैं उसी एनालॉजी को यूज करूंगा। दैट इज कि अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ इंप्लॉयज है, वो इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सेस क्या क्या काम करने का है, वो अपना काम कर सकते हैं, डेस्क पे बैठ के टाइपिंग कर सकते हैं, या तो वो जाके कॉफी मशीन से कॉफी बना के पी सकते हैं, या तो वो माइक्रोवेव में कुछ गर्म करके खा सकते हैं, या तो वो ओपन कर सकते हैं। ऐसी जो मिनिमलिस्टिक टास्क है या उनके जो उनके लिए एक्सेसिबल टास्क है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई बिल्डिंग की वायरिंग को चेंज करना है, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर दोज एम्प्लॉयज। कभी भी उनको उस चीज का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। या डोर हैंडल है उसका, अगर फॉर एग्जांपल डोर है, डोर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको चेंज नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यूजर के पास हमेशा नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस का कंट्रोल होता है, ठीक है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस का कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल किसके पास होता है, कर्नल मोड के पास होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दैट कैन कॉज हार्म इफ यूज्ड इनकरेक्टली, ऐसे इंस्ट्रक्शंस अगर उनको गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो सिस्टम को इंटरप्ट कर सकती है, सिस्टम को क्रैश करवा सकती है, ठीक है। दे आर ओनली एग्जीक्यूटेबल इन कर्नल मोड, वो सिर्फ कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स आईओ कंट्रोल, यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अगर हम इनपुट आउटपुट कंट्रोल देख रहे हैं तो उन दोनों उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कर्नल मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर टाइमर मैनेजमेंट, किसी चीज को कितना टाइम लग रहा है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें जो है ये भी यूजर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, कर्नल मोड के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड इज डिसेबलिंग एंड इनेबलिंग इंटरप्ट्स। किसी भी इंटरप्ट को या सिस्टम कॉल को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो उसका कंट्रोल भी यूजर के पास नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल कर्नल मोड के पास होना चाहिए। सो आई होप ऑल दीज थ्री क्वेश्चन आर क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रैप। व्हाट इज अ ट्रैप, ठीक है। अब मैंने जब साइकिल आपको समझाया था, क्लिक साइकिल समझाया था, अगर हम क्लिक करते हैं किसी फाइल को रीड करने के लिए तो उसका उसमें प्रोसेस क्या होता है, उसके पीछे बैकएंड में क्या चीजें चल रही होती है, उसी के अंदर एक चीज समझाई थी, दैट इज ट्रैप, ठीक है। अ ट्रैप फॉर एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट caused by either an error or a specific request from a user program, ठीक है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जैसे हम यूजर इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब हम यूजर की तरफ से आ रहा है कि कोई सिस्टम कॉल इवोक करनी है, कोई या तो हार्डवेयर की तरफ से कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो उस सब चीजों में एक ऐसी एक्सेप्शन जो एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट जो अकर होता है वो किसकी तरफ से होता है, सॉफ्टवेयर की तरफ से, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं। जैसे हमने वहां पे देखा था कि अगर बिट चेंज करना है तो बिट चेंज करने से पहले कौन एक्टिवेट होता है, ट्रैप एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो मोड को स्विच करवाता है, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। अब आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर से, इंट्रोडक्शन यूनिट से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है, आई डोंट थिंक कि यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट। आप उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा गोल है कि हम आपको सीजीपीए सिक्योर कराना है आपका 9+, इसीलिए अगर आप सीजीपीए प्लस पे आ रहे हो तो हमारा गोल यही रहेगा कि हम आपको 9+ सीजीपीए सिक्योर कराएं। उसके लिए हमें आपको सब क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन कराना इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई we are covering each and every question here. Thank you so much. I hope you like this video. I request you to like, share and subscribe this channel, and share this channel with your friends who are in university. They are trying to find any playlist where they can study and they can secure their CGPA 9+. Thank you so much.